तो नेक्स्ट अपन एक्सरसाइज 9.4 के साथ चालू करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 9.3 का लास्ट का दो क्वेश्चन अगर किसी ने कर लिया तो बहुत बढ़िया, किसी का अगर सॉल्व नहीं हुआ देन वेट फॉर सम टाइम, ठीक है। ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 9.3 का लास्ट का दो क्वेश्चन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ एग्जांपल का क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, वो अपन पूरा खत्म होने के बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? किसी का हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो मैं कर दूंगा, ठीक है। एक्सरसाइज 9.4 देखो, 9.4 अगेन आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक्सरसाइज है। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मीन और वेरिएंस के बारे में अपन पढ़ चुके थे। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन का वैल्यू क्या होता था? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन का वैल्यू क्या होता था? एन इंटू पी। और वेरिएंस क्या होता है? एन पी क्यू। और वही अगर हम आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ ले, क्या बोलोगे? रूट ओवर एन पी क्यू। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का ये रिलेशन होता है। तो बस इसी चीज का अपने को पूरा एक, अरे अरे क्या हो गया, इसी चीज का अपने को पूरा का पूरा एक्सरसाइज में यूज करना है, ठीक है। पहला सवाल आप देखो, पहला सवाल में आपको क्या बोला हुआ है? फाइंड द मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बी का मतलब बाइनोमियल होता है, बी में बाइनोमियल हो जाएगा, अगर पॉइजन का आएगा तो पी लगाया हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो फाइंड द मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे आपको 8 और 1/4 दिया हुआ है, 8 और 1/4 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि एन का वैल्यू आपको दिया हुआ है 8 और पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1/4, ठीक है ना। तो इसका मीन क्या हो जाएगा? एन इंटू पी, विच मीन 8 इंटू 1/4, कितने के बराबर हो गया? 2 के बराबर। कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर है सबका? इजी एकदम। नेक्स्ट नंबर 2 पे क्या है? इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ n इज इक्वल टू 20, q इज इक्वल टू 0.6, फाइंड इट्स मीन। तो एक बात बताओ, n का वैल्यू 20 दिया हुआ है और q दिया हुआ 0.6, ठीक है ना। बट आपको मीन निकालने के लिए क्या चाहिए? p चाहिए ना। तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0.6। अगर q है तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0.4। तो मीन हो जाएगा आपका, ठीक है, 20 इंटू 0.4, कितना हो जाएगा ये? कोई दिक्कत इसमें किसी को? इजी। नेक्स्ट नंबर 3 क्या है? इन ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ मीन इज 5 वेरिएंस इज 4। यहाँ पे चीज समझना, ये क्वेश्चन अच्छा है, इजी है, बट इस टाइप का आने का चांसेस रहता है। मीन इज 5, ठीक है ना, मतलब एनपी का वैल्यू हो गया 5, वेरिएंस दिया हुआ 4, एन पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया? 4। ये आपको देखे रखा है। आपको सवाल क्या पूछा है? फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइब्स, मतलब एन का वैल्यू आपको पूछा है, ठीक है ना। तो एनपी अगर आपका 5 दिया हुआ है, ये जो एनपी इसकी जगह आप 5 पुट कर सकते हो। तो बेसिकली 5q इज इक्वल टू, यू कैन राइट 4। q का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4/5। q का वैल्यू अगर 4/5 हो गया तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/5। करेक्ट है ना। तो एन पी इज इक्वल टू 5 है, तो एन पी की जगह आप क्या लिखोगे? 1/5। तो एन का वैल्यू कितना हो गया? बड़ी कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है सबका, हाँ या ना? कोई दिक्कत? ऑल गुड? दिशा? नेक्स्ट नंबर 4, आप लोग बताओ क्या होगा? 4 आप लोग ट्राई करो। देखो जिसका नंबर 4 नहीं हुआ, इफ द मीन ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 20, मतलब एनपी का वैल्यू हो गया 20, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ 4। देखो ध्यान देना, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ 4, मतलब रूट ओवर एन पी क्यू 4 के बराबर दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, ठीक है ना। तो रूट ओवर एन पी क्यू 4 दिया हुआ है, इसका आप स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? एन पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16। एन पी की जगह आप लिख दो 20, तो Q इक्वल टू कितना हो गया? 16/20। तो बेसिकली 4/5। आपको क्या चाहिए था यहाँ पे? P। तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/, तो दिक्कत इजी। नेक्स्ट नंबर आपके पास है, फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। एक मिनट क्वेश्चन ले आता हूं पहले। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 20 टॉसेस ऑफ ए फेयर कॉइन। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता था?
एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता था, मीन ही होता था, मीन को ही अपन क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2, बिकॉज कॉइन के बारे में बात कर रहे हैं ना अपन, हेड आने का भी 1/2, टेल आने का भी 1/2, सही है। एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपने कितनी बार कॉइन को उछाला, 20 टाइम्स, तो एन का वैल्यू हो गया 20। एक्सपेक्टेशन अगर आपको पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, एन इंटू पी, तो 20 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 10। कोई दिक्कत इसमें, नेक्स्ट, a die is tossed twice, ठीक है, a success is defined as getting an odd number on a random toss, find the mean and variance of the number of success, ठीक है। डाई को आपने कितने बार फेंका, 2 बार, ठीक है ना, तो एन का वैल्यू तो हो गया 2, ठीक है। ए सक्सेस इज डिफाइंड एज गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन ए रैंडम टॉस, कहने का मतलब आपका सैंपल स्पेस पहले समझो कि जब डाई को आप फेंकते हो 1 2 3 4 5 6, ये आपका सैंपल स्पेस होता है, ठीक है ना। गेटिंग एन ऑड नंबर का मतलब क्या हो गया, 1 3 5 आना, विच मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगा, 3/6। ये बात सबको समझ आ रहा है, मतलब हो गया 1/2, और क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, क्लियर है। तो अब यहाँ पे आपको पूछता है कि भाई मीन क्या होगा, मीन इज योर एनपी, विच मीन्स 2 इंटू 1/2 कितना होगा, 1। और आपको पूछ रहा है वेरियंस, वेरियंस क्या हो जाएगा, एन पी क्यू, 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ये गया तो आपके पास क्या बचा, इजी। कोई दिक्कत नंबर 6 में, क्लियर है सबका, किसी को भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम इसमें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, ये सब अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 जिस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, इस टाइप का आपको पॉइजन में भी मिलेगा क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आने का अच्छा खासा चांसेस रहता है, ठीक है ना। आया तो 2 मार्कर में या एमसीक्यू में पूछेगा, बट आने का चांसेस रहता है। इफ x follows binomial distribution with parameter n is equal to 5, n का वैल्यू ऑलरेडी ये लोग दे दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको पूछना प्रोबेबिलिटी ऑफ x equal to 2 is equal to 9 times probability of x equal to 3, then find the value of p, ठीक है। अब एक बात बताओ, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अपन ने क्या पढ़ रखा है, फॉर्मूला क्या था, एन सी आर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 5c2, करेक्ट है। फिर उसके बाद में p टू द पावर 2 और q टू द पावर कितना हो जाएगा, 5 - 2 3, 9 टाइम्स 5c3, ठीक है, p टू द पावर 3 और q टू द पावर 5 - 3 होता है 2। तो दिक्कत इसके अंदर, क्लियर है, चेक कर लो, तो दिक्कत, चलो। अब हालांकि 5c2 और 5c3 दोनों सेम ही होता है, तो बचपन में ये पढ़ा है, बचपन क्लास 11 में कि एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, बोथ आर इक्वल। तो एक 5c2 और एक 5c3 है, तो इसको आप चाहो तो एक बार में कट कर सकते हो, ठीक है। पी स्क्वायर ये गया, क्यू स्क्वायर क्यू गया, तो बेसिकली क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, यह है आपके पास। आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, पी का वैल्यू निकालना ना। आपको अच्छे से पता है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज इक्वल टू 1, तो पी की जगह आप लिखोगे, आपको पी चाहिए था ना, तो पी रहने दो, क्यू की जगह आप लिखोगे 9p, तो 10p इज इक्वल टू 1, पी का वैल्यू हो गया। और कोई दिक्कत इसमें, किसी को भी किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आया ना, इजी, कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है, चलिए। तो ये था नंबर 7।
देखो नंबर 8 देखो, 3 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled pack of 52 cards. Find the mean and variance of the number of red cards drawn. रेड कार्ड्स कितना होता है अपने पास? टोटल रेड कार्ड्स कितना होता है? 26। तो रेड कार्ड्स ड्रॉ करने का प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना होगा? 26 अपॉन 52, दैट इज 1/2। क्यू का वैल्यू भी कितना होगा? 1/2। आप 3 कार्ड्स ड्रॉ कर रहे हो तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत है इसके अंदर? तो यहाँ पे मीन क्या हो जाएगा फिर? मीन हो जाएगा एनपी के बराबर 3 इंटू 1/2, दैट इज 3/2। और वेरियंस हो जाएगा एनपी क्यू 3 इंटू 1/2 इंटू 1/2, दैट इज 3/4। कोई दिक्कत इसमें? इजी, क्लियर, डन। एकदम इजी से सवाल है सब। नेक्स्ट नंबर 9 पे क्या दिया हुआ है? A die is thrown 3 times, ठीक है? Let x be the number of 2 seen, then find the probability distribution of x, also find the expectation of x। तो एक बात बताओ, डाई को आप 3 बार फेंक रहे हो, मतलब n का वैल्यू तो हो गया 3, ठीक है? फिर उसके बाद में let x be the number of 2 seen, 2 seen मतलब 2 का प्रोबेबिलिटी बताना है। तो 2 आने का क्या सैंपल स्पेस, अगर आप बनाते हो 1 2 3 4 5 6। अब मेरे को पता है कि भाई कोई भी नंबर का आने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 1/6 होता है। यहाँ पे तो यही लिखा हो लेट एक्स बी द नंबर ऑफ 2 सीन, मतलब 2 का आने का पूछ रहा है, ठीक है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना हो जाएगा? 1/6। फेलियर कितना हो जाएगा? 5/6। सवाल क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे? पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पे निकालोगे, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 पे, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 पे, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 पे। डिस्ट्रीब्यूशन पूछो तो हर एक पे आ जाएगा। तो क्या होगा? 3C0 1/6 टू द पावर 0 5/6 टू द पावर 3। चलेगा? क्या समझ नहीं है बताओ? देखो हम तुमको बताते हैं। डाई है जिसको 3 बार थ्रो किया, तो मतलब n का वैल्यू 3, ठीक है ना? लेट x बी द नंबर ऑफ 2 सिन, x तुम्हारा रैंडम वेरिएबल हो गया। अब बोलते हैं कि 2 का आने का 2 सिन, वो नंबर सेंटेंस में से लिख दिया। बोलना यही चाह रहा है कि 2 का आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 2 या कोई भी नंबर दे दो, आने उसका आने का प्रोबेबिलिटी तो 1/6 ही होगा ना। 1 होगा तो 1/6, 2 होगा तो भी 1/6, 3 होगा तो भी 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मेरे लिए क्या हो गया? 1/6। फेलियर क्या हो जाएगा? 5/6। पहला सवाल पूछा है डिस्ट्रीब्यूशन का, तो अगर मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो मेरे को सारा केसेस लेना पड़ेगा 0 1 2 3, बिकॉज 3 मैक्सिमम हो सकता, ठीक है? तो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो लगाएगा तो यही बाइनोमियल ही लगाएगा। 3C1 1/6 टू द पावर 1 5/6 टू द पावर 3 - 1 2। 3C2 1/6 टू द पावर 2 5/6 टू द पावर 1। 3C3 1/6 टू द पावर 3 5/6 टू द पावर 0। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर है सबका? तो ये कैलकुलेशन कर लेना। अब इसके बाद में एक और चीज पूछा है लोग, एक्सपेक्टेशन, मीन पूछ रहा है। तो मीन क्या हो जाएगा? मीन हो जाएगा n इंटू पी। एन का वैल्यू कितना है? 3, और p हो गया 1/6, मतलब हो गया 1/। कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर है सबका? क्लियर है सबका? ठीक है ना? तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या दिया हुआ है? Find the probability distribution of the number of success in 2 tosses of a die, where success is defined as a number greater than 4। Success is defined as number greater than 4 का मतलब क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 सैंपल स्पेस होता है।
ग्रेटर देन 4 पे मतलब दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो 5 आएगा या 6 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगा मेरा, 2/6, विच मीन्स 1/3। और क्यू कितना हो जाएगा, ये समझ आ रहा है सबको। अब नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना होगा इसके अंदर, एन का वैल्यू कितना होगा, 2, बिकॉज दो ही टॉसेस हुआ है। अब क्या पूछ रहा है, मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आसान है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो ही ना पूछा है, वो पूछा है क्या, P ऑफ x इक्वल टू 0, P ऑफ x इक्वल टू 1 और P ऑफ x इक्वल टू 2। ठीक है ना। x इक्वल टू 0 के लिए क्या हो जाएगा, 2C0, 1/3 पावर 0, 2/3 पावर 2, 2C1, 1/3 पावर 1, 2/3 पावर 1, 2C2, 1/3 पावर 2। ठीक है, ये रहेगा। और कैलकुलेट कर लेना ये। तो मीन क्या रहेगा इसमें, मीन होगा n इंटू पी, दैट इज 2 × 1/3। तो ये हो जाएगा आपका 2/3 वेरियांस एन पी क्यू, 2 × 2/3, क्यू का वैल्यू कितना, सॉरी ये 1/3 है, क्यू का वैल्यू 2/3, तो ये हो जाएगा 4/9। और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, रूट ओवर एन पी क्यू, विच मीन्स रूट ओवर 4/9, ये हो जाएगा 2/3। डन, कोई दिक्कत इसमें, नंबर 10 पे। 11 ट्राई करो। देखो नंबर 12 देखो, ए डाई इज टॉस 3 टाइम्स, ठीक है, गेटिंग एन इवन नंबर इज कंसिडर्ड एज सक्सेस, फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल्सो फाइंड द वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान देना यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पूछा, फाइंड द क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का तरीका होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें बाइनोमियल को, बिकॉज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जब अपन बात करते हैं, दो चीजें होता है, दो चीजों को एक साथ लेते हैं, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और एक प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को एक साथ लेते हैं, ठीक है ना। तो इट इज Q प्लस P पावर N। याद रखना Q प्लस P पावर, उल्टा मत कर देना, P प्लस Q मत कर देना इसमें, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन के हिसाब से डाई को कितना बार फेंका गया है, 3 बार, तो N का वैल्यू हो गया 3। गेटिंग एन क्या है, इवन नंबर इज कंसिडर्ड एज सक्सेस। तो अगर सैंपल स्पेस मेरे पास 1 2 3 4 5 6 है, तो इवन नंबर का क्या हो जाएगा, 2 4 6, विच मीन्स 3/6, 1/2। और क्यू का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 1/2। इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है ना। तो एन हो गया, पी हो गया और क्यू हो गया। अब इसके बाद में आपको चाहिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसमें दिक्कत नहीं है, इसमें दोनों 1/2 1/2 तो कोई इशू नहीं है, पावर में हो गया 3। और एक चीज चाहिए था ये लोग को, वेरियांस। वेरियांस क्या होता है, एन पी क्यू। एन का वैल्यू कितना, 3, पी का वैल्यू कितना, 1/2, क्यू का वैल्यू कितना, 1/2, तो ये हो गया 3/। चेक कर लो, कोई दिक्कत किसी को, सॉल्व क्यों नहीं किया? सॉल्व करो क्या है। अरे बाबा Q प्लस पी पावर N, तो P प्लस क्यू का वैल्यू होता है क्या, 1 ही तो होता है ना। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करके लिखना। आया बात समझ में, सॉल्व करके मत आ जाना, ठीक है। बिकॉज आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी जब करते हो, तो जितने भी प्रोबेबिलिटीज आपके पास आता है उनका सम क्या होता है, 1 के बराबर होता है ना, वही चीज है। नेक्स्ट, नंबर 13, किसी का हुआ, किसका नहीं हुआ ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 13 देखो,
एन अर्न कंटेन 3 white 6 रेड बॉल विच मीन्स इसके पास टोटल कितना बॉल हो गया 9. 4 balls आर ड्रॉन 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम द अर्न, मतलब एन का वैल्यू हो गया 4. फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स ड्रॉन, हेंस फाइंड द मीन एंड वेरिएंस. रेड बॉल के रेस्पेक्ट में बताना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगा 6/9, मतलब कितना हो गया 2/3. और क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3. अब मेरे को बताना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो आप लोग अच्छे से बता सकते हो, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 1 2 3 4. आराम से घर पे बैठ के कैलकुलेट करना, ठीक है. फिर उसके बाद में क्या चाहिए, मीन और वेरिएंस. मीन क्या हो जाएगा n इंटू पी. n का वैल्यू 4, p का वैल्यू 2/3, तो ये कितना हो जाएगा 8/3. और वेरिएंस कितना हो जाएगा एन पी क्यू. एन पी क्यू, एन का वैल्यू 4, फिर 2/3 1/3, तो ये हो जाएगा 8/. डन, इजी. चलो फिर नेक्स्ट आपके पास है नंबर 14. If x follows a binomial distribution with mean 3 and variance 3/2, ठीक है ना. मीन आपको दिया हुआ है 3, मतलब np दिया हुआ है 3 और वेरिएंस दिया हुआ है 3/2. np क्यों हो गया 3/2, ठीक है ना. तो np के जगह आप लिखोगे 3, तो q का वैल्यू कितना हो गया, कोई दिक्कत इसमें. q का वैल्यू अगर 1/2 हो गया तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी 1/2. इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को, सही है ना. आपको और क्या चाहिए इसमें, पी एक्स. और नहीं एन का वैल्यू भी चाहिएगा ना. तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 6. तो आपको चाहिए पी एक्स लेस देन इक्वल टू 5. अब एक बात बताओ, लेस देन इक्वल टू 5 करने जाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा. 5 4 3 2 1 0. तो आप क्या करोगे 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 6 करने से हो जाएगा काम मेरा, बिकॉज खाली 6 तक ही है. तो 1 माइनस 6 1/2 टू द पावर 6 1/2 टू द पावर 0. तो 1 माइनस 6 का वैल्यू 1, ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर 6 का वैल्यू कितना होता है 64. 64 माइनस 1. क्लियर 40 नंबर. किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम. पी वाला सुनाओ. नेक्स्ट नंबर 15 देखो. If the sum of the mean and variance of a binomial distribution for 54 trials is 30, find the distribution. Sum of the mean and variance मतलब आप क्या लिख सकते हो, np plus npq is equal to 30. यही तो बोलना चाह रहा ना. तो अगर np कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा मेरे पास 1 प्लस क्यू. करेक्ट है. n का वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 54 ट्रायल्स दिया हुआ है. n का वैल्यू 54 हो गया 54p 30/54. 6 से 5 टाइम्स 6 से 9 टाइम्स, कितना हो गया 5/9. अब एक बात बताओ, p की जगह मैं 1 माइनस क्यू लिख सकता हूं, है ना. p की जगह 1 माइनस क्यू लिख सकता हूं, लिख सकते हैं ना, बिकॉज p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1. तो p की जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस क्यू. तो क्या हो जाएगा 1 माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5/9. सॉरी इसको क्यू बना दिया, ठीक है. तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 5/9. तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस 5, ये हो गया 4/9. तो क्यू का वैल्यू हो जाएगा 2/3. प्लस माइनस मत लिख देना, खाली प्लस 2/3, ठीक है. तो क्यू का वैल्यू अगर 2/3 आ गया, पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और निकालना था, कैसे लिखोगे
Q प्लस P पावर N, इसका मतलब 2/3 प्लस 1/3 पावर, कोई दिक्कत? तो यहां पे समाप्त हुआ अपना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एंड वेरिएंस। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। अब ये बेसिकली क्या है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जहां पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फेल हो जाता है वहां पे ये वर्क करता है। जैसे कि मैंने बताया था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज करते हैं, जब नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके लार्ज हो। नंबर ऑफ ट्रायल्स लार्ज होते हैं बट फाइनाइट होते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे का नंबर ऑफ ट्रायल्स आर टू लार्ज और बड़े, तो बहुत ज्यादा बड़े जब हो जाते हैं तो उस केस के अंदर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी फेल हो जाता है। वहां पे आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का भी फॉर्मूलाज वगैरह लगाने जाओ वो वर्क नहीं करेगा, उस जगह पे आपको यूज करना पड़ेगा अगेन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। इसलिए हम लोग बोलते हैं इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें हमेशा ये बात बोलते हैं कि एन जो होता है ना, नंबर ऑफ ट्रायल्स, इट टेंड्स टू ऑलमोस्ट इंफिनिटी। number of trials tends to almost infinity and probability of success almost tend to zero। बात समझ में आ रहा है? टेंस बोला है, बराबर नहीं है। हालांकि इन्फिनिटी के बराबर कुछ हो भी नहीं सकता है, बट टेंस टू इन्फिनिटी जब बोल देता मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत बड़ा है। नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत बड़ा अगर होता है ना तो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप एक बात समझो, मैं आपको 10 पेज का एक बुक देता हूं, ठीक है ना, और मैं आपको बोलता हूं उसमें से एरर्स निकालो, वो आपके लिए आसान है, ज्यादा बड़ा ट्रायल्स नहीं है। 10 पेज का बुक है, उसमें से एरर्स निकालना कोई दिक्कत नहीं है। वही मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आपको 1000 पेजेस का बुक देता हूँ और उसमें से अब एरर्स निकालो, तो उसके अंदर से एरर्स निकालना मतलब उसमें वहां पे आपका सक्सेस का प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। नेग्लिजिबल बोलते हैं मतलब जीरो के बराबर हो गया। दैट्स व्हाई इट इज रिटन इट टेंड्स टू जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। n tends to infinity, probability of success tends to zero, but np product, np remains finite। एमसीक्यू का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पोर्शन हो सकता है आपका ये। सीए फाउंडेशन का मैथ्स का अगर हम लोग बात करें ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इतना बार ये सवाल पूछा है। एंड कैसे ऑप्शन देते पता है, एन टेंस टू इंफिनिटी, पी टेंस टू जीरो, एनपी फाइनाइट नहीं देगा। एन टेंस टू इंफिनिटी, पी टेंस टू जीरो, एक ऑप्शन में देगा एनपी फाइनाइट। है बात समझ में? ये आप लोग को भी आराम से पूछा था बिकॉज आप लोग का तो है ही। तो एमसीक्यू जब बनता है तो वो किसी भी प्रकार से बन सकता है, जब सिलेबस के अंदर कुछ दिया हुआ थ्योरी वो कहीं से भी बन सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत, क्लियर है? अब देखो प्रोबेबिलिटी इसके अंदर जब हम लोग निकालने जाएंगे ना, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा देखो। डेरिवेशन के पीछे नहीं जाना, डेरिवेशन बहुत लंबा है इसका, ठीक है ना। उस वहां पे डेरिवेशन समझाने जाऊंगा तो आपको ई टू द पावर एक्स, जो ई टू द पावर एक्स होता है एक्सपोनेंशियल टर्म, उसका एक्सपेंशन समझाना पड़ जाएगा, ठीक है ना। इससे बेटर है कि आप इसको देख लो आराम से, ठीक है। तो ई टू द पावर ये होगा माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। अब जैसे यहाँ पे e टू द पावर माइनस लैम्डा यूज हुआ ना, कुछ कुछ बुक्स में m भी यूज होता है। लैम्डा की जगह कुछ कुछ बुक्स में क्या होता है, m भी यूज होता है, मतलब e टू द पावर माइनस m, m टू द पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आपको बताता हूँ जो लैम्डा है, दिस इज नथिंग बट योर मीन। इसको बोलते हैं अपन क्या, मीन, ठीक है। जो आपका r होता है, r हो गया नंबर ऑफ सक्सेस रिक्वायर्ड, जैसे कि अपन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था एनसीआर, वही आर हो गया, नंबर ऑफ सक्सेस रिक्वायर्ड। अब बात यह थी कि भाई ये लैम्डा अपन कैसे निकालेंगे, लैम्डा निकालने का तरीका ऑलरेडी आपने बाइनोमियल में सीख रखा है, क्या था, मतलब मीन निकालने का तरीका एन इंटू पी, सेम तरीका, ठीक है ना।
तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन भी एनपी होता है और वेरिएंस भी क्या होता है, एनपी होता है। कौन सा? आर आर, पी ऑफ एक्स इक्वल टू आर, मतलब आर के रेस्पेक्ट में अपन बात करेंगे नंबर ऑफ सक्सेस रिक्वायर्ड, ठीक है ना। e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, एनपी, वेरिएंस हो गया एनपी। वेरिएंस और मीन बोथ आर सेम इन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी एक सवाल आपका एग्जाम में बन सकता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन क्या होता है, एनपी, और आपका वेरिएंस क्या होता है, एनपी क्यू। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन एंड वेरिएंस बोथ आर सेम, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, रूट ओवर एनपी। स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा रूट ओवर एनपी, ठीक है। इसमें एक और चीज लिखो आप, बाइनोमियल में मैंने लिखाया था क्या, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन, ये लिखाया था। पॉइसन में भी लिखो, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें एक और चीज लिखो, इट इज ऑलवेज, इट इज ऑलवेज पॉजिटिवली स्क्यूड। पॉजिटिवली स्क्यूड का मतलब क्या होता है, इसका जो ग्राफ होगा वो हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा, नीचे नहीं होगा। मैंने बाइनोमियल में एक चीज लिखाया था, इट वाज सिमेट्रिकल अलोंग व्हेन पी एंड क्यू बोथ आर इक्वल टू 1/2, 0.5 के बराबर जब होता है। यहाँ पे क्या है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिवली स्क्यूड। पॉजिटिवली स्क्यूड होने का रीजन देखो ये है, एक्सपोनेंशियल टर्म। एक्सपोनेंशियल टर्म अगर आपके पास है, ये नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि लैम्डा पे आप कोई भी वैल्यू पुट करो, पॉजिटिव पुट करो तो भी पॉजिटिव ही देगा, नेगेटिव पुट करो तो भी क्या देगा, पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, जब सारा वैल्यूज पॉजिटिव है तो नीचे तो कभी आ ही नहीं सकता, ये हमेशा कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर ही जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज रिटन इट इज ऑलवेज पॉजिटिवली स्क्यूड। कोई दिक्कत इसके अंदर? तो यहाँ पे आप जो भी सवाल लगाओगे ना, जो भी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल होगा, वहां पे सबसे पहले आपको लैम्डा का जो वैल्यू है ना, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में पता चल जाएगा, क्वेश्चन रीड करोगे उसमें पता चल जाएगा। सबसे पहले लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। कुछ जगह पे लैम्डा डायरेक्टली दे देगा, नहीं दिया तो वहां पे पहले आप लैम्डा कैलकुलेट करो, आर क्वेश्चन बता देगा। इस वैल्यू का आपको टेंशन नहीं, ये वैल्यू रेडीमेड मिल जाएगा आपको। ये ब्रैकेट के अंदर आपको इसका जो भी वैल्यू रहेगा, ई टू द पावर माइनस समथिंग जो भी रहेगा, वो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। अब सोचो किसी को लैम्डा कैलकुलेट करना नहीं आता है, सिंस ई टू द पावर का वैल्यू अगर तुमको मिल गया, तो बेसिकली लैम्डा मिल गया ना। अब लैम्डा कोई अगर यदि पहचान नहीं पा रहा है कि लैम्डा होगा क्या, ई टू द पावर समथिंग का वैल्यू अगर आपके पास है तो लैम्डा मिल गया। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप गिवन कंडीशंस लिखोगे ना, गिवन में आपको सब कुछ लिखना है, क्या क्या दिया हुआ है, एवरीथिंग यू शुड राइट। उसके बाद में आपको फॉर्मूला लिख के फिर क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। याद रखना, डायरेक्टली कभी मत करने जाना, प्रेजेंटेशन मैटर करता है। हर एक चीज का प्रॉपर तरीके से गिवन लिखना कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर उसके अंदर लिखो फॉर्मूला, फिर उसके बाद में आप अपना आंसर चालू करो। आप जब प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस इज डिफरेंट सिनेरियो। प्रैक्टिस के समय आपका मेन मुद्दा होता है कि क्वेश्चन को समझना, इंटरप्रेट करना, उसके बाद में उसका सोल्यूशन निकाल देना। बट जब आप एग्जाम में जा रहे हो, एग्जाम में जब आप आंसर्स लिख रहे हो, प्रॉपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए। ऐसा लिखो कि जो भी चेक करे वो पहला पेज देखे भाई खुश हो जाए, भाई क्या लिखा है इसने। क्लियर है चीज, ठीक है। चलिए देखो एक्सरसाइज 9.5 का पहला सवाल देखो, फॉर द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड पी ऑफ टू गिवन लैम्डा इज इक्वल टू 0.7। लैम्डा का वैल्यू डायरेक्टली दे दिया, ठीक है ना। पी ऑफ टू अगर आपको निकालना, विच मीन पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2, तो फॉर्मूला क्या कहता है, e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। तो e टू द पावर माइनस क्या होगा, 0.7, करेक्ट है। लैम्डा का वैल्यू कितना है, 0.7, मतलब 0.7 पावर में 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो e टू द पावर माइनस 0.7 का वैल्यू आपको बुक में मिल जाएगा पीछे
पीछे सारा वैल्यूज दिया हुआ e टू द पावर लैम्डा माइनस लैम्डा का, तो 0.7 का माइनस में वैल्यू है 0.497, 0.497 इंटू 0.7 इंटू 0.7 डिवाइडेड बाई, बस इसका कैलकुलेशन करना आपको, ठीक है ना, इजी है ना। यहाँ पे क्वेश्चन सारे इजी होते हैं, खाली कैलकुलेशन करना है। 497 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 0.1218, ठीक है। कैलकुलेट करने पे आप लोग क्या करो, आप लोग जब भी कैलकुलेट करो डेसिमल्स को हटा लो, डेसिमल को जब हटाओगे चीजें आसान हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है P ऑफ 3, P ऑफ x इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर -0.7 इंटू 0.7 पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टर, वो अलग दिया हुआ है क्या, सॉरी, e टू द पावर -2, ठीक है, फिर 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 3, करेक्ट है। e टू द पावर -2 का वैल्यू अगेन देखते हैं, e टू द पावर -2, 2 ये हो गया 0.135, 0.135, 2 टू द पावर 3 का वैल्यू 8, 3 फैक्टोरियल 6, ठीक है, तो 0.135 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 6, 0.135 इंटू 8 इट इज इक्वल टू 0.18, डन। हाँ, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 2, suppose a book of 614 pages contains 43 typographical errors. If these errors are randomly distributed throughout the book, what is the probability that 10 pages selected at random will be free of errors? ठीक है, तो एक बात समझो, बात हो रहा है एरर का, बुक का टोटल साइज कितना है 614 पेजेस, ये हो गया बुक का टोटल साइज, ठीक है, मतलब एन का वैल्यू कितना हो गया 614, ठीक है। अब उस बुक में से, बुक का जितना भी पेजेस है उसमें से मेरे को निकालना है क्या, एरर, तो एरर निकालना इज माय प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, गेटिंग एन एरर इज माय प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। कितना एरर मेरे को निकालना पड़ रहा है 43 टाइपोग्राफिकल एरर्स, तो मेरा सक्सेस कितना होगा 43 डिवाइडेड बाय, कोई दिक्कत इसके अंदर, क्लियर है। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो गलती है, सिलेक्टेड फिर भी फ्री फ्रॉम एरर्स पूछा है ना। 640 में से contains 43 typography, if these errors are randomly distributed, so what is the probability? फ्री ऑफ एरर्स का तो कोई दिक्कत नहीं है, P ऑफ x इक्वल टू 0 हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा आपका n इंटू पी, ओ 10 इंटू 43, एक मिनट रुक देखता है कैलकुलेट, देखो इस पे क्या बोल रहा है आपको, suppose a book of 614 pages contains 43 typographical errors. If these errors are randomly distributed throughout the book, what is the probability that 10 pages selected at random will be free of errors? ठीक है ना। पहले तो आप ये सोचो कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितना है 614, उसके अंदर से आपको 43 टाइपोग्राफिकल एरर्स निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपके लिए क्या हो जाएगा 43 बाई 614, करेक्ट है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो जाएगा। अब आप उनमें से कितने पेजेस सिलेक्ट कर रहे हो, खुद 10 ही पेजेस सिलेक्ट कर रहे हो, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना हो जाएगा 10, आप तो 10 ही पेज सिलेक्ट कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गेटिंग एन एरर दैट इज 43 अपॉन 614, बिकॉज टोटल 614 है, वो तो सबके लिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा ना।
आप 10 पेज के लिए करो तभी तो प्रोबेबिलिटी सक्सेस तो वही सेम टू सेम ही रहेगा ना। नंबर ऑफ ट्रायल्स आप कितना सिलेक्ट कर रहे हो, दैट इज योर 10। तो अब यहाँ पे लेमडा का वैल्यू कितना हो जाएगा, n इंटू पी, दैट इज 10 इंटू 43/614। तो ये हो जाएगा 430/614। इसको आप थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा अभी के लिए, एग्जाम के लिए नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपके पास वैल्यू रहेगा, उसका टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो लगभग 0.7 के आसपास आएगा। जब कैलकुलेट करोगे लगभग 0.7 के आसपास आएगा, ठीक है। तो अब सवाल लास्ट का देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 10 पेजेस सिलेक्टेड रैंडम विल बी फ्री ऑफ एरर्स। फ्री ऑफ एरर्स का मतलब देयर विल बी नो एरर, विच मीन्स पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या निकालना है आपने को, 0। आया बात समझ में। तो e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। तो e टू द पावर माइनस 0.7, फिर 0.7 टू द पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। तो e टू द पावर माइनस 0.7 का वैल्यू ऑलरेडी आपने ऊपर लिखा था, कितना था, 0.497, ठीक है। 0.7 टू द पावर 0 कितना हो जाएगा, 1। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1, तो फाइनल आंसर कितना हो गया, 0.497। कोई दिक्कत इसके अंदर, क्लियर है। देखो क्या बोलता है, एक्सपीरियंस shows that 1.4% of the telephone calls received are wrong number, ठीक है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट अमंग 150 कॉल्स रिसीव्ड 2 आर रॉन्ग नंबर्स। मतलब पूरा सवाल रॉन्ग नंबर्स के रेस्पेक्ट में। क्लियर है चीज। अब आपको n का वैल्यू कितना दिया, टोटल आपने कितना कॉल्स रिसीव किया, 150। उसमें से 1.4% क्या था, रॉन्ग नंबर था। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना दिया, 1.4%, मतलब 1.4 अपॉन 100। करेक्ट है। तो मीन कितना होगा, n इंटू पी, दैट इज 150 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाय 100। कोई दिक्कत इसके अंदर। तो ये हो जाएगा आपके पास 15 इंटू 1.4, ये हो जाएगा 2.1। लैम्डा का वैल्यू आ गया आपके पास 2.1, ठीक है। अब सवाल क्या था लास्ट में, देखो 2 आर रॉन्ग नंबर्स, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है, x इक्वल टू 2। तो e टू द पावर माइनस लैम्डा, lambda to the power r divided by r factorial, which means e to the power minus 2.1, 2.1 to the power r का वैल्यू कितना, 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, चलेगा। तो e टू द पावर माइनस 2.1 का वैल्यू है था 2.1, 0.122, 0.122, करेक्ट है। फिर 2.1 का स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 4.41 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटू 0.122 डिवाइडेड बाई 2, 0.26901। तो आप आंसर लिख सकते हो 0.269। दिस इज योर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब देखो आप खुद सोचो, जब अभी तो मैं निकाल रहा हूं लैम्डा का वैल्यू e टू द पावर माइनस लैम्डा, आपको डायरेक्टली जब दे दिया जाएगा आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगा। आपको उतना ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, बाई चांस कहीं कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली ठीक कर देगा। जैसे कि सोचो, अब एग्जाम क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 4 पे भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो, तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो, पता चल जाएगा आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 4 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है, पुराना बुक में तो नहीं होगा। Suppose 2% of the items are made by factory are defective. Find the probability that there are 3 defective items in a sample of 100 items selected random. तो आपके लिए n का वैल्यू कितना होगा, 100। p का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2%, विच मीन्स 2 अपॉन 100। तो आपका लैम्डा कितना हो जाएगा, n इंटू पी। कोई दिक्कत। अब 3 डिफेक्टिव आइटम्स का मेरे को निकालना, p ऑफ x इक्वल टू 3,
तो e टू द पावर माइनस लैम्डा मतलब e टू द पावर -2, लैम्डा टू द पावर r मतलब 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल। करेक्ट है। तो e टू द पावर -2 का वैल्यू दिया हुआ 0.135, 2 टू द पावर 3 का वैल्यू हो गया 8, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू हो गया 6। तो बस इसको कैलकुलेट करना है। तो 0.135 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 6, 0.18। चेक करो आंसर यही है, यही आ रहा। तो टिल क्वेश्चन नंबर 4 तक अपन ने आज कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 से नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 9.5 का टिल क्वेश्चन नंबर 4 अपन खत्म कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? इट इज गिवन दैट 3% defective electric bulbs are manufactured by a company using Poisson distribution. Find the probability of 100 bulbs will contain no defective bulb। ठीक है। तो कहानी अपन समझते इधर गिवन कंडीशन क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या दिया 3% डिफेक्टिव, इसका मतलब 3/100। टोटल नंबर ऑफ बल्ब है कितना अपने पास 100, तो मीन कितना हो जाएगा एनपी 100 इंटू 3/100 कितना हो जाएगा 3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 100 बल्ब्स विल कंटेन नो डिफेक्टिव बल्ब। नो डिफेक्टिव बल्ब का मतलब क्या होता है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या निकालेंगे 0। फॉर्मूला क्या कहता है e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। तो e टू द पावर माइनस लैम्डा मतलब -3, फिर 3 टू द पावर 0 डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल। तो e टू द पावर -3 का वैल्यू ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 0.05। यही आपका आंसर है नंबर 5 पे। यस, वेरी इजी क्वेश्चन। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर? अब इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग ट्राई कर सकते हो। मोर्टेलिटी रेट फॉर ए सर्टेन डिजीज इज 0.007, मतलब पी आपको दिया हुआ 0.007। यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर 2 डेथ्स इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल। तो एन का वैल्यू कितना हो गया 400, तो एन का वैल्यू 400 हो गया, तो आपका लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा 400 इंटू 0.007, यही तो होगा बेसिकली 28। ठीक है ना, 28 नहीं 2.8, सॉरी 2.8 होगा। ठीक है, तो लैम्डा का वैल्यू 2.8 हो गया और प्रोबेबिलिटी निकालना है 2 डेथ्स का। चलो देख लेते हैं, ये सारे इजी से क्वेश्चन है। पी हो गया 0.007 मतलब 7/1000, और उसके बाद में आपका एन हो गया 400, तो लैम्डा हो गया एनपी। ये देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, आप लोग एग्जाम में ना जब आप लिखोगे ना, आप पूरा प्रॉपर गिवन कंडीशंस लिख के आना। हर एक चीज गिवन कंडीशन जो भी दिया हुआ सब कुछ लिख के आना, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। लैम्डा का वैल्यू प्रॉपर शो करके आना कि एन इंटू पी, एन का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू क्या है, कैलकुलेशन के साथ। ठीक है, 400 इंटू 7/1000 तो कितना होगा 2.8। तो p ऑफ x इक्वल टू क्या निकालोगे 2, तो e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। तो e टू द पावर -2.8, 2.8 पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। सही है ना, कोई दिक्कत? तो e टू द पावर -2.8 का वैल्यू अपन एक बार पीछे चेक कर लेते हैं क्या है। e टू द पावर -2.8 का वैल्यू 0.061, 0.061 हो जाएगा 0.061 इंटू 2.8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 1.4। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 0.061 मल्टीप्लाई बाय 1.4 मल्टीप्लाई बाय 2.8, ये हो जाएगा 0.239, 0.239। कोई दिक्कत? इजी, क्लियर है सबका?
क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो। देखो नंबर 7, a computer disk manufacturer tests disk quality on random basis before approving it. The approval is based on the number of errors in a test area on each disk and follow Poisson distribution with lambda 0.2. ऑलरेडी आपको lambda दे दिया, कितना दे दिया 0.2। What is the percentage of test areas having two or smaller number of errors? टू और स्मॉलर नंबर ऑफ एरर्स का मतलब क्या हो गया, पी एक्स लेस देन इक्वल टू 2 निकालना है, यही तो निकालना होगा ना। विच मीन्स आपको पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 देखना है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 देखना है, और पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 देखना है। यही तो बोलना चाह रहा है, एक्स लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब तो यही हुआ। लेस देन इक्वल टू 2 कैसे हो, ये तो समझ आ रहा है ना, ये बात समझ में ना, 2 और स्मॉलर नंबर आपको बोला है, ठीक है ना। तो आपका फॉर्मूला क्या कहता है, e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। तो मतलब e टू द पावर माइनस 0.2, 0.2 पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल प्लस e टू द पावर माइनस 0.2 इंटू 0.2 पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, e टू द पावर माइनस 0.2 इंटू 0.2 पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये बात सबको समझ आ रहा है, ठीक है। तो e टू द पावर माइनस 0.2 अपन ने कॉमन ले लिया, ये हो गया 1, फिर ये हो गया 0.2, और ये हो जाएगा आपका 0.04 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 0.02 लिख सकते हैं। चेक कर लो, कोई दिक्कत, ये बात समझ आ रहा है ना कैसे हुआ। अब देख लेते हैं e टू द पावर माइनस 0.2 का वैल्यू कितना है पीछे, e टू द पावर माइनस 0.2 का वैल्यू वैल्यू है 0.819, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 0.819, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं ये, अरे इंटू 0.819, तो ये आ रहा है 0.99918 यार आपके पास, विच मीन्स परसेंटेज में पूछा ना ये आपको, टोटल आपको क्या पूछा, परसेंटेज में पूछा, तो इसका मतलब क्या हो गया 99.9% चांसेस है। कोई दिक्कत इसके अंदर, क्लियर है। जब परसेंटेज में पूछा है क्वेश्चन, तो यही बोला व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टेस्ट एरियाज हैविंग टू और स्मॉलर नंबर ऑफ एरर्स। आपके पास 0.99918 आ गया, तो परसेंटेज में पूछा तो मल्टीप्लाई 100 कर दो, 99.9%। क्लियर है सबका। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जिसको नहीं समझ में आया, a statistician records the number of trucks approaching a particular intersection to analyze the flow of traffic, ठीक है। he observes that on an average 1.6 truck, on an average, यहाँ पे clearly बोले on an average 1. से मतलब यही आपका मीन हो गया, ठीक है। 1.6 trucks approach the intersection every minute. Assuming that the number of trucks approaching the intersection follow a Poisson distribution model, what is the probability that 3 or more trucks will approach the intersection within a minute? तो यहाँ पे आप चीज समझो, आपको इस क्वेश्चन के अंदर लैम्डा दिया हुआ है 1.6, आपको n नहीं पता, बट आपको यहाँ पे बोल दिया कि p ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। यही तो बोलना चाह रहा है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 और मोर ट्रक्स, ये आपको निकालना है। अब आप अगर यदि सीधे जाते हो, आपको कहां तक जाना आपको पता ही नहीं, बिकॉज है ना n के बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप इसमें क्या करोगे, 1 माइनस p ऑफ x लेस देन 3, तो 1 माइनस p ऑफ x इक्वल टू 0, p ऑफ x इक्वल टू 1, p ऑफ x इक्वल टू, चलेगा। तो हो जाएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस 1.6, 1.6 to the power 0 divided by 0 factorial, e to the power minus 1.6, 1.6 to the power 1 divided by 1 factorial, e to the power minus 1.6, 1.6 to the power 2 divided by 2 factorial.
चलेगा। 1 माइनस e टू द पावर माइनस 1.6 अपन कॉमन ले लिया। 1.6 पावर 0 कितना होता है 1, प्लस ये कितना हो जाएगा 1.6, और ये कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 2, 0.8। तो e टू द पावर माइनस 1.6 का वैल्यू कितना है, e टू द पावर माइनस 1.6 का वैल्यू हो गया 0.202, करेक्ट है 0.202। तो ये हो जाएगा आपके पास 0.8 इंटू 1.6, 1 प्लस 1.6 हो गया 2.8, प्लस ये हो जाएगा 1.28, ठीक है। तो प्लस 2.8 इंटू 0.202, तो ये आएगा 1 माइनस 0.82416। तो ये आपके पास आएगा कितना, 1.6 कौन सा ये, ठीक है ये, ओ अच्छा सॉरी 2.6 होगा ना ये, 2.6 तो 2.6 प्लस 1.28, ठीक है ना अभी, इंटू 0.202, तो ये आएगा आपके पास 0.78376 माइनस 1 करोगे तो आपके पास आएगा 0.21624। आंसर क्या है पीछे 2167। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत। मेन तो देखो क्वेश्चन समझना है, बाकी कैलकुलेशन तो ऐसा तो रहेगा ही, कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उपाय नहीं। और ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम में एक ही चैप्टर ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन 4-4 5-5 क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन तो वही ही आना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आपके पास क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए मैन एज 35 ईयर्स विल डाई बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 40 ईयर्स मे बी टेकन है 0.018। मरने का क्या है 0.018 आउट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 400 मैन। तो एन का वैल्यू कितना हो गया 400। Now age 35 years, what is the approximate probability that 2 men will die within the next 5 years? 2 men will die within the next 5 years. तो पहले आप लैम्डा निकालोगे, लैम्डा क्या होगा n इंटू पी, तो 400 इंटू 0.018। अब हम बेवकूफ थोड़ी ना कि इसको कैलकुलेट करेगा, सीधा क्या लिखेगा 7.2। आया बात समझ में, क्लियर है ना। कैसे बताया, बिकॉज यहाँ पे आपको वैल्यू दिया हुआ है। अब आपको बोल रहा प्रोबेबिलिटी दैट 2 मैन विल डाई, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू क्या हो गया 2, तो e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। तो e टू द पावर माइनस 7.2, 7.2 टू द पावर r का वैल्यू कितना 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो e टू द पावर माइनस 7.2 का वैल्यू कितना 0.1 2 3 7.2 इंटू 7.2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। मस्त कैलकुलेशन है ना। तो क्या होगा 0.000747 इंटू 3.6 इंटू 7.2, कितना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या था ये, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.01936 के आसपास कुछ, यही आंसर है। क्लियर, इजी था ये तो, बहुत ज्यादा इजी था, सब कुछ दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 भी इजी है, ये आप लोग खुद से ट्राई करो तो अभी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 अगर सबका हो गया तो 11 नंबर देखो। 11 पे क्या बोला है, 10% of the bolts produced in a certain factory turn out to be defective. Find the probability using Poisson distribution that in a sample of 10 bolts
chosen at random, exactly two, more than two balls will be defective. तो बेसिकली यहाँ पे आपको P का वैल्यू कितना दिया हुआ 10%, मतलब 10/100, करेक्ट है ना। और नंबर ऑफ सैंपल्स आपके पास कितना है, वो भी 10 है। तो लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा 10/100 इंटू 10, इसका मतलब हो गया 1। एकदम सिंपल है, एग्जैक्टली 2 का बात कर रहे हैं तो P ऑफ x इक्वल टू 2 निकालोगे आप, तो क्या होगा e⁻⁻1 1 to the power 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो e⁻⁻1 का वैल्यू कितना है 0.368 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2। कोई दिक्कत इसके अंदर। अब इसको आधा करोगे तो 184 आएगा, करेक्ट है ना। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, मोर देन 2, मोर देन 2 के लिए क्या करोगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अगर यदि आपके पास है, सॉरी मोर देन 2 था ना, x ग्रेटर देन 2 होगा। हाँ, ये सिनेरियो अगर आपके पास है तो आप ओबेसा बात है 3 4 5 6 7 8 9 10 तो नहीं लोगे, तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप क्या करोगे 1 माइनस पी एक्स लेस देन इक्वल टू 2, ये लोगे। तो 1 माइनस p ऑफ x इक्वल टू 0, p ऑफ x इक्वल टू 1 और p ऑफ x इक्वल टू, करेक्ट है। x इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा e टू द पावर -1 1 to the power 0 divided by 0 factorial, e to the power -1 1 to the power 1 divided by 1 factorial, e to the power -1 1 to the power 2 divided by, करेक्ट है। e to the power -1 का वैल्यू था अपने पास कितना 0.368, इसको कॉमन में ले लो तो ये हो जाएगा 1 + 1 और ये कितना हो जाएगा 1/2, करेक्ट है ना। 1 + 1 हो गया 2, 2 + 2 ये 4, 5/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसके अंदर, सही है। इसको काटेंगे तो ये आएगा 0.184, तो 1 - 5 इंटू 0.184 आपके पास कितना हो जाएगा 0.184 इंटू 5, ये होगा 0.92, तो ये हो जाएगा 0.08। यही आंसर है क्या, यस। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। कोई दिक्कत किसी को, क्वेश्चन नंबर 13 देखो जिसका नहीं हुआ। There are 500 boxes, each containing 1000 ballot papers for election. बॉक्स आपके पास कितना 500 है और उसके अंदर कितना 1000 पेपर्स है, ठीक है ना। द चांस दैट अ बैलेट पेपर इज डिफेक्टिव इज 0.02, assuming Poisson distribution, find the number of boxes। यहाँ पे सवाल को आप समझना क्या बोला, find the number of boxes containing at most 2 defective ballot papers। तो पहले अपन प्रोबेबिलिटी निकालेंगे एटमोस्ट 2 डिफेक्टिव बैलेट पेपर्स के रेस्पेक्ट में, बात समझ में आ रहा है। पहले अपन प्रोबेबिलिटी निकालेंगे एटमोस्ट 2 डिफेक्टिव बैलेट पेपर के रेस्पेक्ट में। तो उसके लिए अपने पास क्या क्या दिया हुआ, देखो प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है 0.02 और n का वैल्यू कितना दिया 1000, बिकॉज पेपर के रेस्पेक्ट में बात करेंगे ना, टोटल 1000 बैलेट पेपर्स है। तो लैम्डा कितना हो जाएगा अपने पास 0.002 इंटू 1000, ये हो जाएगा 2 के बराबर, सही है ना। अब एटमोस्ट 2 डिफेक्टिव बोला है, मतलब आप लिखोगे पी एक्स लेस देन इक्वल टू, करेक्ट है। तो P ऑफ x इक्वल टू 0, P ऑफ x इक्वल टू 1 और P ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। x इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा e टू द पावर -2 2 टू द पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, e टू द पावर -2 2 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, e टू द पावर -2 2 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, करेक्ट है। तो e टू द पावर -2 कॉमन ले लो
ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा +2, ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4/2 कितना हो जाएगा 2। तो e⁻², का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.1353 इंटू 2 + 2 4, 4 + 1 5, सही है। तो 0.1353, 0.1353 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आपके पास आ रहा है 0.6765, ठीक है। तो 0.6765 आपके पास दिया हुआ है। यहाँ पे आप चीज समझना, फाइनल आंसर नहीं आया है। ये आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी किसका, एटमोस्ट 2 डिफेक्टिव पेपर्स का। आपके पास बॉक्सेस कितना है अब, क्योंकि आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालना ना, वो तो नंबर ऑफ बॉक्सेस के रेस्पेक्ट में निकालना। आपके पास 500 बॉक्स था, उसके अंदर 1000 बैलेट पेपर्स था। अब आपने तो पेपर के रेस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी निकालना है, अब आपको बताना बॉक्सेस के रेस्पेक्ट में। तो कैसे निकालोगे, जो प्रोबेबिलिटी आपके पास आया हुआ है उसको 500 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस 0.6765 मल्टीप्लाई बाय 500, तो अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा 338। कोई दिक्कत, ये था क्वेश्चन नंबर 13। हाँ पॉइंट में रहेगा, बट तुमको बिकॉज नंबर्स है ना, तो तुमको इंटीजर्स में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 समझना सब लोग। Assuming that 200 misprints are distributed randomly throughout a book containing 500 pages, find the probability that a given page contains exactly 2 misprints, 2 or more misprints। देखो बाकी चीज तो सब लोग निकाल लेगा, यहाँ पे कहानी है n के रेस्पेक्ट में। ज्यादातर बच्चा लोग कंफ्यूज होता है कि n क्या होगा, ठीक है ना। अब एक कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन का अपन एक कंपैरिजन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार रीड करता हूं मैं। सपोज ए बुक ऑफ 614 पेजेस कंटेन्स 43 टाइपोग्राफिकल एरर्स, ठीक है। इफ दिस एरर्स आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बुक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 10 पेजेस सिलेक्टेड रैंडम विल बी फ्री ऑफ एरर्स। बात आप समझो, आपका बुक जो था वो टोटल 614 पेजेस का था, उसके अंदर टोटल 43 टाइपोग्राफिकल एरर्स था। अब प्रोबेबिलिटी तो अपना निकल गया, कितना निकला 43/614, ये तो सबके लिए सेम होगा। टोटल पेजेस ये लोगों ने कितना सिलेक्ट किया 10, और आप कितने पेजेस के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो, ऑब्वियस बात है 10 के रेस्पेक्ट में निकालोगे जब 10 बोला है। बात समझ में आ रहा है ना। अब फिर से इस क्वेश्चन पे आते हैं। 200 मिसप्रिंट है, 200 मिसप्रिंट है, आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली थ्रू आउट 500 पेजेस। 500 पेजेस में 200 मिसप्रिंट है आपका, तो प्रोबेबिलिटी तो आपको पता चल रहा है कि 200/500 हो जाएगा, करेक्ट है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए गिवन पेज कंटेन्स एग्जैक्टली 2 मिसप्रिंट्स। दैट ए गिवन पेज मतलब एक ही पेज के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है। बात समझ में आया। वहां पे 10 पेज के रेस्पेक्ट में बात कर रहा था, यहाँ पे एक पेज के रेस्पेक्ट में बात कर रहा था, तो गलती से आप n को 500 मत ले लेना। क्लियर ये चीज। तो यहाँ पे आपका p का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 200 डिवाइडेड बाई 500, n का वैल्यू होगा 1, तो लैम्डा कितना हो जाएगा 2/5, तो 2/5 कितना हो जाएगा 0.4। तो एग्जैक्टली 2 मिसप्रिंट्स बोला ना, एग्जैक्टली 2 मिसप्रिंट्स। तो p ऑफ x इक्वल टू 2 e टू द पावर -0.4 इंटू 0.4 पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। क्लियर है। सॉरी, e टू द पावर -0.4 का वैल्यू देखना 0.670, ठीक है। तो सॉरी इंटू 0.2 इंटू 0.4, तो ये आपके पास आ रहा है 0.0536, ये आंसर है।
बात समझ में आया? हाँ अब दूसरा क्या बोल रहा है, 2 और मोर मिसप्रिंट, ये तो इजी है। तो 1 माइनस पी ऑफ x इक्वल टू 0, ठीक है। तो 1 माइनस पी ऑफ x इक्वल टू 0 के लिए क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस कितना होगा 0.4, फिर 0.4 पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल प्लस e टू द पावर माइनस 0.4, 0.4 पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। तो 1 माइनस e टू द पावर माइनस 0.4, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 0.4 प्लस, करेक्ट है। तो e टू द पावर माइनस 0.4 कहाँ पे, अच्छा ठीक है। और 2 नहीं होगा ना, 2 नहीं होगा ना, सॉरी 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, इसे कितना लिया था? हाँ कितना लिया था? 2 हटा दो, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 0 पॉइंट कितना था 670, तो 0.670 इंटू 1.4 माइनस 1, तो ये आ गया आपके पास 0 पॉइंट। बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को, क्लियर है सबका? तो यहाँ पे अपन ने खत्म किया क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कोई इश्यू नहीं है किसी को। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आपका होमवर्क रहेगा, नेक्स्ट क्लास के लिए आपका होमवर्क रहेगा 15, 16, 17, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, 15, 16, 17, ये 3 ही क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, ठीक है।